बात हमने कल की थी सेंटेंस की। सेंटेंस मतलब वाक्य। ये मतलब वाक्य जो होता है, अगर हम देखें तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर है। लेटर के बाद वर्ड है, वर्ड के बाद फ्रेज है, फ्रेज के बाद क्लास है और क्लास के बाद सेंटेंस है। अब हमको क्लास समझने के लिए एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है CLAUSE, क्लास। इसका मतलब होता है उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होता है, ये जानने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, हमको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है और दूसरा कंजंक्शन क्या है। जब हम सेंटेंस और कंजंक्शन इन दो चीजों को ध्यान से समझ लेंगे तो हमारे समझ में क्लास आ जाएगा। समझो आप, सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जो हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो सेंटेंस का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं। जो इसका पहला होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ MEANING, मीनिंग। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग का मतलब हुआ अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और दूसरा मतलब निकला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। अब आप सुनिए, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होंगे, जब हम सेंटेंस को क्लासिफाई करेंगे तो सेंटेंस का जब क्लासिफिकेशन होता है, जब वाक्य का वर्गीकरण होता है, तो वाक्य का वर्गीकरण अंग्रेजी के ग्रामर में दो आधार पर होता है। पहला उसका अर्थ के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। अब देखो आप, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होता है वो पहला वाक्य होता है असर्टिव, ASSERTIVE, या इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, DECLARATIVE। इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। एक पार्ट होता है अफर्मेटिव और एक पार्ट होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फिर दो पार्ट हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तीसरा जो सेंटेंस होता है उसे हम बोलते हैं इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा जो सेंटेंस होता है वो होता है ऑप्टेटिव, OPTATIVE। पांचवा सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY। छठवां सेंटेंस होता है कंडीशनल, CONDITIONAL। और सातवां सेंटेंस होता है एम्फैटिक, EMPHATIC, एम्फैटिक सेंटेंस। अब जरा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, कहीं आप नोट करते हुए चलिएगा। देखो, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अर्थ के आधार पर जब हम बात करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अर्थ का आधार तय करेगा, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आई एम नॉट ए टीचर, ये निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। अर्थ, जो वाक्य का अर्थ है, उस अर्थ के आधार पर हम उस वाक्य को डिफाइन करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब
इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य, और इसके दो पार्ट हुए प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर यू नॉट माय फ्रेंड, क्या आप मेरे मित्र नहीं हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखो आप इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पहली चीज समझना, इंपरेटिव सेंटेंस का कोई टेंस नहीं होता, ये किसी भी टेंस में नहीं होते, और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो यू होता है वो छुपा रहता है। कम हियर, गो देयर, डू नॉट मेक ए नॉइज, इस प्रकार के जो वाक्य हैं जहां हमको प्रार्थना, निवेदन, आदेश, सलाह, किसी काम का मना करना, इन सारी चीजों का जिससे बोध होता है उस सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कम हियर, गो देयर, डू नॉट मेक ए नॉइज, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा, आर्टिकेटिव सेंटेंस। आर्टिकेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब ये होता है जिन वाक्यों से हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वो इच्छा सूचक वाक्य। जैसे गुड मॉर्निंग, भाई आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, इस प्रकार का वाक्य। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। मे गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर की कृपा मिले। या नाराज है तो गो टू हेल, धस जाओ। तो जहां पर इच्छा सूचक वाक्य का मतलब हुआ जब हम अपने हृदय की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो वो इच्छा सूचक वाक्य होता है, आर्टिकेटिव सेंटेंस। अब एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, हम जब इस वाक्य का वर्गीकरण कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं वाक्य का अर्थ कैसा निकल रहा है। अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, आर्टिकेटिव है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आप ध्यान से अगर देखो तो विस्मय प्लस आदि बराबर विस्मयादि। विस्मय का पर्टिकुलर मतलब होता है आश्चर्य। जिस वाक्य से हमको अचानक हुई प्रसन्नता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अचानक हुई घटना पर हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं सुख वाली, अचानक हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं दुख वाली, या हम किसी को शाबाशी देते हैं, तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब अगला सेंटेंस होता है कंडीशनल। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक वाक्य की पहचान ये है कि ये हमेशा वाक्य का जो इनका प्रारंभ होगा वो यदि से होगा। वहां पर वाक्य में दो कार्य किए जाएंगे और दूसरे कार्य का होना या न होना ये पहले कार्य पर डिपेंड करेगा। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। दूसरे कार्य का होना या न होना ये पहले कार्य पर निर्भर करेगा। यदि बारिश होगी तो बिजली चमकेगी, मतलब यदि बारिश नहीं होगी तो बिजली नहीं चमकेगी। यदि आप आते तो मैं आपके साथ चलता, मतलब अगर आप आते तो चलता। अब ये चीज पास्ट को शो करती है कि ना आप आए और ना मैं आपके साथ गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो कार्य किए जाते हैं और उसमें कंडीशन होती है कि दूसरा कार्य का होना या न होना ये पहले कार्य पर निर्भर करता है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब बात करेंगे इंफेटिक सेंटेंस की। इंफेटिक सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक वाक्य। अब दृढ़ता शब्द से क्लियर हो रहा है जब हम किसी चीज के लिए दृढ़ हो। जैसे मान लीजिए कहा आप मेरे मित्र हैं, ये सेंटेंस असर्टिव है। अब अगर किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बाद ही मतलब ही शब्द आ जाता है तो वो सेंटेंस इंफेटिक होता है। जैसे आप ही मेरे मित्र हैं। अब आप मेरे मित्र हैं ये सेंटेंस असर्टिव है और आप ही मेरे मित्र हैं ये सेंटेंस इंफेटिक है। तुमने मेरी कलम चुराई है सेंटेंस अफर्मेटिव है।
तुमने ही मेरी कलम चुराई है, सेंटेंस इम्फेटिक है। इम्फेटिक सेंटेंस की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है, और ये पता कैसे लगाएंगे हम, तो ये उस नाउन या प्रोनाउन के बाद ही शब्द आएगा। आपने गाना सुना होगा, कई जगह गाना सुना होगा, आशिकी 2 एक मूवी आई थी, उसका गाना क्योंकि तुम ही हो। अब वो सेंटेंस इम्फेटिक है, तुम हो ये सेंटेंस जो है वो अफेक्टिव होगा, तुम ही हो ये सेंटेंस इम्फेक्टिव होगा। ही शब्द हमें इम्फेक्टिव सेंटेंस का बोध कराएगा। ये अर्थ के आधार पर वाक्य हो गए। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही है, 2 पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ही इज अ किंग, ही इज नॉट अ किंग। इसका एग्जांपल, इंट्रोगेटिव की बात करें, आर यू माय फ्रेंड, आर यू नॉट माय फ्रेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट। इंपरेटिव सेंटेंस, ऑलवेज हेल्प द नीडी, इंपरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। कंडीशनल सेंटेंस, इफ यू कम आई शैल गो विथ यू। एम्फेटिक सेंटेंस, इट इज यू हु आर माय लाइफ। ये हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि जब हम वाक्य को क्लासिफाई करते हैं तो ये देखते हैं कि उस वाक्य का अर्थ क्या है। अब क्लास समझने के लिए हमको जो समझना है वो बेसिक चीज हमको ये समझनी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर आप वाक्य 3 प्रकार के होंगे। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा ट्रिकी है। पहला सिंपल, दूसरा वाक्य होता है कंपाउंड, और तीसरा वाक्य होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे समान पदीय वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे आश्रित पदीय वाक्य। एक चीज ध्यान देना है, हमको सेंटेंस समझना है, और सेंटेंस की छोटी इकाई होती है क्लास। अब हमको क्लास समझने के लिए इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, और ये थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन होता है, जटिल होता है, टिपिकल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करूं। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, सिंपल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 होती है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है, ये इसके ठीक पहले की वीडियो में कल मैंने डिस्कस किया था। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिस वर्ब की हम नेक्स्ट फॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, जैसे इज, इसकी अगली अवस्था वाज की अगली अवस्था बीन। इज फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन रही है। वाज फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन रही है। बीन नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं बन रही है। ईट फाइनाइट वर्ब है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनेगी एट। ये भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनेगी ईटन। ईटन नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी। क्लियर? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 होती है। अब ध्यान से देखो, आप इसे हम सेंटेंस लिख दें, ही इज अ सिंगर। अब ध्यान से देखिएगा, 100 में से 90 लोग यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं।
अगर आप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो दूर कीजिए। ही इज अ सिंगर, हमने एक वाक्य लिख दिया। अब हमने किसी से पूछा कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है, तो वो व्यक्ति कहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अगर उससे ये कहा जाए कि अफर्मेटिव है कि सिंपल है, तो कह रहे नहीं सिंपल है, अफर्मेटिव तो नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, किसी भी सेंटेंस का सिंपल होना और अफर्मेटिव होना ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम इस वाक्य के अर्थ को देखकर बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। सिंपल सेंटेंस कब होगा, जब उस सेंटेंस का मतलब क्या है। ध्यान समझना, सिंपल सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि उस वाक्य के अर्थ से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी है। अब अगर सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज अ सिंगर, तो हम ये बोलेंगे कि अर्थ के आधार पर ये असर्टिव सेंटेंस है, ASSERTIV। अब आप ध्यान से देखो तो इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है, इज, और हम बोलेंगे संरचना के आधार पर ये सिंपल सेंटेंस है। ये असर्टिव भी है और ये सिंपल भी है। ये कंफ्यूजन बहुत होती है, लोग असर्टिव को ही सिंपल समझ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असर्टिव का कॉन्सेप्ट अलग है, सिंपल का कॉन्सेप्ट अलग है। ये असर्टिव इसलिए है क्योंकि इस वाक्य का अर्थ जो है वो हमको स्वीकारात्मक मिला, और ये वाक्य सिंपल इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है। अब ध्यान से देखो, लिखा है आर यू नॉट प्लेइंग, और अंत में हम लगा दे क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखो, आप किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ये सेंटेंस क्या है, तो वो कहेगा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आर यू नॉट प्लेइंग। अब अगर आप उससे कहोगे कि सिंपल नहीं है, तो कहेगा सिंपल नहीं है भाई, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये सिंपल नहीं है। अब ध्यान से देखो, आप आर यू नॉट प्लेइंग, इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब देखोगे तो आप आर आ गया। अब हमको इस वाक्य के यू वर्ब नहीं है, नॉट वर्ब नहीं है, प्लेइंग की नेक्स्ट फॉर्म बनती नहीं, वर्ब है तो भी, तो जो यहाँ पर आर आया है ये फाइनाइट वर्ब है। चूंकि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है, इसलिए सेंटेंस सिंपल है। समझिएगा, अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन संरचना की दृष्टि से ये वाक्य सिंपल है। इसको और क्लियर करते हैं। हमने कहा कि कम हियर, ठीक, यहां। अब अगर आप कहें सेंटेंस सिंपल है, तो जी बिल्कुल सिंपल है। सिंपल का मतलब ये हुआ कि हमको सेंटेंस के अर्थ से कोई मतलब नहीं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल बोलोगे, इसका मतलब आपको उस वाक्य के अर्थ से कोई मतलब नहीं है, केवल उस वाक्य की फाइनाइट वर्ब से मतलब है। तो कम हियर लिखा हुआ है, तो कम एक फाइनाइट वर्ब हो गई। अर्थ की दृष्टि से ये इंपरेटिव हो गया, और संरचना की दृष्टि से ये सिंपल हो गया। ध्यान दीजिएगा, अर्थ यहाँ पर जो अर्थ इसका निकल रहा है कम हियर, यहाँ ये अर्थ निकाल रहा है इंपरेटिव सेंटेंस का। और अगर आप संरचना की दृष्टि से देखें तो वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है, तो ये सेंटेंस सिंपल है। अब देखो, अगर हमने कहा हाउ beautiful ब्यूटीफुल द ताज इज, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज मतलब ताजमहल कितना सुंदर है। तो अब आप सेंटेंस को देखो ध्यान से, तो इस वाक्य में जो इस वाक्य का जो अर्थ है, वो अर्थ हमको ये बताता है कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। हमने ताजमहल को देखा और आश्चर्य से बोले कितना खूबसूरत है। तो इस वाक्य में इस वाक्य का जो अर्थ है, वो अर्थ हमको ये बता रहा है कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। अब ध्यान से देखो, हाउ वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल
वर्ब नहीं है, द वर्ब नहीं है, ताज वर्ब नहीं है, इज वर्ब है। इस पूरे वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 आ गई। यह भी सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? सिंपल सेंटेंस के लिए हमको केवल एक चीज चाहिए, और वो चीज ये चाहिए कि हम ये देख लें कि उस वाक्य में फाइनाइट वर्ब कितनी आई है। अगर उस वाक्य में फाइनाइट वर्ब 1 है और 1 से ज्यादा नहीं है तो वो सेंटेंस सिंपल है। अब अगर फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 से अधिक हो जाएगी तब वो सिंपल नहीं होगा। अर्थ की दृष्टि से अब जो हम सेंटेंस पढ़े, हमने कहा एम्फैटिक सेंटेंस, जैसे हमने कहा तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे मित्र हो। जरा अब इसके सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का तरीका सीख लेते हैं कि अगर किसी भी वाक्य में ही शब्द आ जाता है तो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे कहा गया शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या करते हैं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और इस सेंटेंस के एक सेंटेंस और लिख देते हैं, शेर ही जंगल का राजा होता है। ठीक, इसको तुम ही मेरे मित्र हो, और यहां पर लिख देते हैं तुम मेरे मित्र हो। अब थोड़ा सा बारीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। तुम मेरे मित्र हो, इसका ट्रांसलेशन आप जानते हैं तो हम लिख सकते हैं यू आर माई फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास 6 7 8 के बच्चे भी इसको बड़े आराम से कर लेंगे। यहां पर ही शब्द आ गया, समझिए जब किसी नाउन या प्रोनाउन के तत्काल पश्चात ही शब्द आ जाए तो वो सेंटेंस एम्फैटिक होता है। और इंग्लिश के ग्रामर में अगर आपने कभी इट का प्रयोग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो अगर इट का प्रयोग आपने पढ़ा है तो दिन बताने के लिए, समय बताने के लिए, महीना बताने के लिए, इन सारी प्राकृतिक घटनाओं के लिए, इन सारी स्थितियों में हम इट का प्रयोग करते हैं। और एक कंडीशन और है, अगर सेंटेंस एम्फैटिक हो तो उस वाक्य का प्रारंभ इट से किया जाता है। तुम ही मेरे मित्र हो, हमने वाक्य का प्रारंभ किया इट से। अब समझिएगा, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि तुम ही मेरे मित्र हो आ गया, तुमने लिख दिया इज। अब जिस नाउन या प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो लिखेंगे यू। अब ध्यान देकर समझना, इट का प्रयोग किया, अगर प्रेजेंट में है तो इसका प्रयोग किया, पास्ट में है तो वाज का प्रयोग किया, और इसके पश्चात जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो लिख दिया। अब यू के बाद वाला कॉन्सेप्ट समझना, अगर वाक्य में हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की तो हम हु का प्रयोग करेंगे, और अगर हम वाक्य में बात कर रहे हैं किसी जानवर की या किसी निर्जीव वस्तु की तो विच का प्रयोग करेंगे। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। वाक्य में अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हु मतलब जो, विच का मतलब भी जो, लेकिन हु का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग किया जाता है निर्जीव वस्तुओं तथा जानवरों के लिए। इट इज यू। अब यू तुम ही मेरे मित्र हो, अब हो सकता है किसी का व्यक्ति कोई जानवर हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य स्थिति में इंसान का मित्र इंसान, तो इट इज यू हमने लिख दिया यहां पर हु। अब ध्यान से देखना, हु के साथ कौन सी वर्ब आएगी ये डिपेंड करता है कि हु के ठीक पहले आया हुआ शब्द क्या है। अगर यहाँ पर आई आया होता तो यहाँ पर हम एम लिखते, अगर यहाँ पर ही आया होता तो यहाँ पर हम इज लिखते। हु के साथ कोई क्रिया नहीं लगती एम्फैटिक सेंटेंस में, बल्कि हु के ठीक पहले जो आया हुआ शब्द है
वो तय करता है कि क्रिया क्या लगेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हु के पहले यू आ गया है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे इट इज यू हु आर माई फ्रेंड। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा जहां तक मैं देख रहा हूं। फिर देखो आप 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो पाएगा। शेर जंगल का राजा होता है, ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। सिंपल है, या बड़े आराम से आपने सीखा भी होगा, जानते भी होंगे। अब ध्यान से देखना, शेर ही जंगल का राजा होता है। एम्फेटिक सेंटेंस है, ही पर फोकस करना है। अब ध्यान से देखो, आप इट की जगह इट हो गया, वाक्य का प्रारंभ से ही करते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस में क्लियर है। अच्छा, इट के पश्चात क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमने लिखा है इज, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउन या प्रोनाउन किसकी बात कर रहे हैं, तो लायन की बात कर रहे हैं, तो लायन आ गया। अब व्यक्ति की बात करेंगे तो हु, निर्जीव वस्तु या जानवर की बात करेंगे तो विच, पहले बताया मैंने। तो लायन चूंकि जानवर है इसलिए इसके साथ विच। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखो, आप विच के साथ कौन सी क्रिया आएगी, ये विच के पहले आया हुआ शब्द तय करेगा। विच के पहले लायन आया हुआ है, एक वचन है, तो हम लिखेंगे इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। मोहन एक गायक है, या इसको नहीं लिखते हैं, कोई टेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको कोई टेंस पढ़ाया होगा, जैसे मैं सेंटेंस लिखा तुमने मेरी घड़ी चुराई है। परफेक्ट टेंस है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तुमने मेरी घड़ी चुराई है, तो यू के बाद हैव स्टोलन माई वॉच। अब ध्यान से देखो, आप तुमने के पश्चात हम ही का प्रयोग कर देते हैं। अब हम लिखते हैं तुमने ही मेरी घड़ी चुराई है, तुमने ही मेरी घड़ी चुराई है। अब ध्यान से देखिए, अब कैसे करते हैं, तुमने कीजिए। अब यहाँ पर ही आ गया तो वाक्य का प्रारंभ करेंगे इट से, इट के बाद इज, इसके बाद देखिए आप यू। अब यू चूंकि व्यक्ति है इसलिए इसके साथ हु। अब देखो, आप हु के पहले यू आया है, यू आया है और यू व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हु हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन माई वॉच। ये एम्फेटिक सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का तरीका होता है। अब फोकस करते हैं जहां पर हम थे। अच्छा, ध्यान से देखो, यू आर माई फ्रेंड, ये सेंटेंस सिंपल है। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य अफर्मेटिव है, संरचना की दृष्टि से ये वाक्य सिंपल इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है, आर। अब नीचे का वाक्य देखना, इट इज यू हु आर माई फ्रेंड। अब ध्यान से देखो, आप इज एक फाइनाइट वर्ब हो गई। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य कंडीशनल है, सॉरी एम्फेटिक है क्योंकि वाक्य में ही आया है। तो अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य एम्फेटिक है क्योंकि ही आ गया। तो हमको ये पता है कि अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य एम्फेटिक है। संरचना की दृष्टि से चेक करते हैं तो इज एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर आ गई, यू वर्ब नहीं है, हु वर्ब नहीं है, आर फाइनाइट वर्ब है। अब जब आर फाइनाइट वर्ब हो गया तब आप देख रहे हो अब इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 हो गई। अब अगर फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 हो गई तो इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल नहीं हो सकता। इट इज यू हु आर माई फ्रेंड, हमको ये पता ही नहीं, हम ये जानते हैं कि अर्थ के आधार पर ये वाक्य
ये वाक्य इंफैटिक है, लेकिन संरचना के आधार पर ये वाक्य सिंपल नहीं है। अब अगर सिंपल नहीं है तो संरचना के आधार पर वाक्य तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो सिंपल होगा, या तो कंपाउंड होगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा। हमको ये पता नहीं है कि हमको ये पता है कि ये सिंपल नहीं है, लेकिन क्या है इसकी जानकारी हमको नहीं है। अब देखो, शेर जंगल का राजा होता है, तो लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज एक फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य अफर्मेटिव हो गया, संरचना की दृष्टि से ये वाक्य सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज लायन हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी विच इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब ध्यान से देखो, आप यहां पर इज है और यहां पर इज है। हमको ये पता है अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य एम्फैटिक है, संरचना की दृष्टि से ये वाक्य सिंपल नहीं है। क्या है ये अभी हम नहीं जानते। तुमने मेरी घड़ी चुराई है, यू हैव स्टोलन माय वॉच। हैव यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब हो गई। इसका मतलब ये सेंटेंस अर्थ की दृष्टि से ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और संरचना की दृष्टि से चूंकि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है, तो ये सेंटेंस सिंपल है। अब आप ध्यान से देखो, तुमने ही मेरी घड़ी चुराई है, इज यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, हैव यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य एम्फैटिक है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के पश्चात ही आ गया, कर्ता पर जोर दिया जा रहा है। तो अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य एम्फैटिक हो गया, संरचना की दृष्टि से ये वाक्य सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से अधिक है। कोई भी सेंटेंस सिंपल तब होता है जब उसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है, और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से अधिक आ चुकी है। तो अब हमारे अंदर ये जिज्ञासा हो चुकी होगी, ये जानने की इच्छा हो चुकी होगी कि अगर ये सेंटेंस सिंपल नहीं है तो ये सेंटेंस क्या है। आसमान वाले ने चाहा तो इस कॉन्सेप्ट को अगली वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।